नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे यूपी पीएससी और साथ में विजय स्टील एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसके पहले हमने जो है ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स डिस्कस कर लिया इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में देखिए, इनसे रिलेटेड जो है हमने जीके का एक पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका स्टैटिक जीके का हो गया, या फिर जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि हमने इसी एग्जाम को देखते हुए डिजाइन किया हुआ है। और साथ में करंट अफेयर का और साथ में इंग्लिश का भी जो है हमने पीडीएफ तैयार किया हुआ है। तो सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेट नंबर 7 का आपका पहला क्वेश्चन है। 6 सेट अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। तो देखिए, क्वेश्चन है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखना। यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तो उसमें से जो सबसे मोस्ट जो अबंडेंट जो गैस सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो आपसे इसमें पूछी गई है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए, यदि आपने देखा होगा एनवायरनमेंट वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, तो उसमें ये सारे है वहाँ पे। जैसे जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे है इसका नाइट्रोजन का प्रेजेंस है, जो कि 78.8%, 78.8% है बाई वॉल्यूम। और बाई वेट कंपेरिजन बात करें तो ये है आपका 75.46% है। और वहीं पे जो सेकेंड नंबर पे है इसके बाद, दैट इज है ऑक्सीजन। तो फर्स्ट पे आपका नाइट्रोजन है और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपका कभी कभार जो है बाय वॉल्यूम या फिर बाय वेट सभी पूछ लेते हैं। तो बाय वॉल्यूम यदि आपसे पूछा जाता है, इसका है 20.95%। और वहीं पे बाय वेट के अगर कंपैरिजन में पूछे तो इसका है दैट इज 23.19% है। तो नाइट्रोजन के बाद आपका सेकंड मोस्ट जो मोस्ट एबंडेंट जो गैस है एटमॉस्फेयर में, तो वह है आपका ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें कि आपको यहाँ पे याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका है लगभग 0.04% है। तो ये तीन जो है आपसे मे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप लोग याद रखना। तो जो सबसे मोस्ट जो एबंडेंट गैस है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शॉर्ट में से हम लोग जीडीपी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है मॉनेटरी वैल्यू देता है किसका? तो देखिए, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि गुड्स फॉर द मार्केट एंड फॉर द सेल्फ कंजप्शन, या फिर स्टॉक ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, या फिर गुड्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट्स ओनली। तो देखिए, जो डेफिनेशन होता है जीडीपी का, जीडीपी का एक प्रॉपर डेफिनेशन इसका होता है कि जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपका होता है जीडीपी। और इसी से आप लोग देखते होंगे कि जीडीपी बताई जाती है, कैलकुलेट की जाती है कि इतना जीडीपी रहेगा या फिर इतना रहा। तो इसमें जो है जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जाता है एक ईयर के अंदर में, तो उसी से बनता है आपका जीडीपी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। जीडीपी से रिलेटेड आपका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जिसमें कि आपका ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है, या फिर जो मार्केट वैल्यू होती है, जितने भी फिनिश्ड जो गुड्स होते हैं या फिर जो सर्विसेज होते हैं कोई भी कंट्री के अंदर में, मान लीजिए जो प्रोड्यूस किया जाता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मेनली जो इसमें फाइनेंशियल ईयर रखी जाती है, तो वही आपका होता है इसमें जीडीपी। तो दैट इज इसमें आपका हो जाएगा दैट इज टोटल प्रोडक्शन बाय इंडियन या फिर जो भी फॉरेनर्स रहते हैं, और वो भी कंट्री के अंदर में, यानी कि कंट्री के बॉर्डर में हो, वो चाहे इंडियंस हो या फिर कोई फॉरेनर्स हो, तो सभी को इसमें जो है इंक्लूड की जाती है। तो वो आपका निकलेगा यहाँ पे जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आई होप कि ये डेफिनेशन जो है आप लोग यहाँ पे आप समझ गए हैं इसको अच्छे से। यानी कि किसी कंट्री के टेरिटरी के अंदर में, वो चाहे इंडियन या फिर फॉरेनर्स के द्वारा जितने भी गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया था एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, उसी को बोलते हैं हम लोग जीडीपी। और देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके डेफिनेशन होते हैं, जिसमें कि आपका जीएनपी होता है, इसके अलावा और भी आपके रहते हैं। तो उन सभी को आपको ज़्यादा उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको देखना है तो इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में हमने उसको अच्छे से कवर किया हुआ है, तो उनको जो है आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका है कि क्रेसोग्राफ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स वाज इन्वेंटेड बाय विच इंडियन साइंटिस्ट। तो क्रेसोग्राफ जो है, तो ये एक डिवाइस है जिससे कि जो प्लांट के जो ग्रोथ होते हैं तो उसको मेजर किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? जो कि इंडियन साइंटिस्ट है। तो देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज जगदीश चंद्र बोस, जिनको हम लोग शॉर्ट में जेसी बोस हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने ही जो है क्रेसोग्राफ को जो इनका इन्होंने इन्वेंट किया हुआ था। और देखिए, जो क्रेसोग्राफ आपका है, तो ये एक डिवाइस होता है यहाँ पे, जो कि
प्लांट का कितना ग्रोथ होती है तो उसको मेजर किया जा सकता है इसके थ्रू। और साथ साथ में जो है इसके चलते हम लोग जैसे इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट रहेगा वेजिटेशन के ऊपर में, ये भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इनका जो इन्वेंशन था तो इन्होंने देखिए बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, यानी कि जो भी क्रॉप्स जो होता है तो उनका किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाना चाहिए तो उसको समझने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इस डिवाइस के थ्रू। तो क्रेसोग्राफ आपका सिंपल एक क्वेश्चन आपके इससे ही पूछा जा सकता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो ये आपका होता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होते हैं तो उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया था क्रेसोग्राफ का, और जो कि इन्वेंट किया गया था इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस के द्वारा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन द। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है तो ये किस में मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 51 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो कि आपका पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो ये चीज़ आपने देखा होगा पॉलिटी वाले क्लास में जब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि स्टेट के ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जो है जो इंटरनेशनल जो भी ट्रीटी रहते हैं उनके साथ साथ में उनको रिस्पेक्ट करे, और साथ साथ में जो है उनको जो भी ऑब्लिगेशन है उनके द्वारा तो उन सभी को जो है फॉलो करे, और कोई भी मान लीजिए डिस्प्यूट है तो उनको पीसफुली सेटलमेंट करे। तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि दिया गया आपका यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये आपका पार्ट किसका है तो दैट इज डीपीएसपी का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाए। फिर नेक्स्ट देखिए कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग्स। तो इनमें से जो है आपको इनकरेक्ट मैच को बताना है कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसमें जो रॉन्ग मैच आपका दिया हुआ है तो वो है ऑप्शन ए, दैट इज सर सैयद मुर्तजा खान। तो देखिए इनका जो रिलेशन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से नहीं है। इनका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो ये फाउंडेशन किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो कि इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी, ताकि जो है इंडियन जो मुस्लिम्स है तो उनके अमोंग सोशल साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। तो बाकी तीनों जो यूनिवर्सिटी आपका है तो ये करेक्ट आपका दिया हुआ है, तीनों का इन रिलेशन जो है इनके से रिलेटेड है, लेकिन जो सैयद मुर्तजा खान है तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस टू। तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज करती है किस लिए। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि रन द मशीनरी ऑफ स्टेट, अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन, चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अमंग द रिच, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो गवर्नमेंट है ये टैक्स इसलिए इम्पोज करती है ताकि जो है इनके पास खजाना भर सके, सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जा सके तो। और दूसरे टर्म्स में इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन है इसका कि जैसे गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और जो सर्विसेज होते हैं तो उसके लिए जो है इनके पास पर्याप्त मनी रहे, पर्याप्त पैसे आए, ताकि वो जो है इन्फ्लुएंस स्कीम्स पे ऊपर में वो खर्च कर सके, या फिर जो सब्सिडी जो देते हैं पुअर को, या फिर और भी जो जो लोग रहते हैं उन सभी को प्रोवाइड कर सके। तो ये सिंपल इसका रहता है कि जो स्टेट की जो मशीनरी रहती है तो उसको प्रॉपर तरीके से रन कर सके, जो भी सर्विसेज या प्रोग्राम जो लॉन्च किए जाते हैं स्टेट के द्वारा या फिर कोई भी सरकार है गवर्नमेंट है उसको, तो उसी के लिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक वो टैक्स इम्पोज करेंगे नहीं तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे खर्च करने के लिए, या फिर जो भी वेलफेयर स्कीम्स या प्रोग्राम जो रहते हैं तो इसीलिए टैक्स इम्पोज करती है, इसी के थ्रू कलेक्शन करके जो है वो सारी चीज़ करते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन, तो देखिए वीकर सेक्शन को जैसे अपलिफ्टमेंट करने की बात होती है कि वो जैसे टैक्स इम्पोज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो होती है, क्योंकि देखिए जो मदद की जाती है उनको वेरियस सब्सिडीज दे के या फिर जो है उनके लिए फ्री में राशंस देने की बात होती है। तो ये एक दूसरे तरीके से डायरेक्टली वे में नहीं होती है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन इसका रहेगा आपका तो वो है कि स्टेट का जो मशीनरी रहता है उसको प्रॉपर तरीके से रन कर सके, तो इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करती है। फिर नेक्स्ट देखिए कि डेक्टाइलोग्राम इज रिलेटेड विथ। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म आपका दिया हुआ है डेक्टाइलोग्राम, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका दैट इज फिंगरप्रिंट से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब होता है फिंगरप्रिंट, और जो वर्ड आपका है जो डेक्टाइलोग्राम जो आपका ये ओरिजिनेट हुआ है तो ग्रीक वर्ड दैट इज आपका ये हुआ है डेक्टाइलोस से, जिसका लूजली ट्रांसलेशन होता है कि समथिंग रिटन। अब यहाँ पे देखिए जो स्टडी जो करते हैं हम लोग फिंगरप्रिंट का, उसको आइडेंटिफाई करने के पर्पज से, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेक्टिलोग्राफी बोलते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो देखिए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला जो सेशन जो हेल्ड हुआ था तो वो किस जगह पे हुई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, दैट इज न्यू दिल्ली। तो जो पहला जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहली बार जो सेशन हुई थी तो वो न्यू दिल्ली में हुई थी ऑन 9 दिसंबर 1946 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जिसको कि आज हम लोग जानते हैं इसको सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं हम लोग।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक द हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट इज। तो पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर कौन है कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लिया हुआ था। तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका, दैट इज हरभजन सिंह। तो ये ऑफ स्पिनर थे जो कि इंडिया की तरफ से खेलते थे। तो इन्होंने देखिए ये जो टेस्ट क्रिकेट में जो हैट्रिक इन्होंने लिया हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने लिया हुआ था। 2001 में मैच हुई थी ईडन गार्डन में, जो कि एक हिस्टोरिक मैच था जिसमें कि इंडिया ने जीत भी दर्ज की थी। तो इसी मैच में इन्होंने फर्स्ट इनिंग में हैट्रिक विकेट लिया हुआ था। और देखिए इसके बाद भी और ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने की हैट्रिक विकेट लिया हुआ टेस्ट क्रिकेट में। तो यदि आपको याद है उनका नाम तो आप लोग कमेंट करके बताना, और देखते हैं कि कौन इसका रिप्लाई करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वाज। तो सतवाहना डायनेस्टी जो है तो इसके फाउंडर कौन थे। तो देखिए इसके फाउंडर थे सिमोक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जितने भी जो भी डायनेस्टी थे और उनके कौन कौन फाउंडर है, तो यहाँ पे आप देखिए लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप दिया हुआ आपका सभी का डायनेस्टी और इनके कौन फाउंडर थे। तो इनसे आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया आपका हरियंग डायनेस्टी। तो इसके जो फाउंडर थे तो वो थे बिम्बिसार। फिर अगला देखिए मौर्यन डायनेस्टी। तो इनके जो फाउंडर थे वो है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अगला देखिए सतवाहना डायनेस्टी जो कि आपका पूछा गया था, तो वो है आपका सिम्बुक है। फिर अगला देखिए जो गुप्ता डायनेस्टी है तो इसके फाउंडर है श्रीगुप्त। फिर अगला देखिए जो वर्धन डायनेस्टी है तो इसके जो फाउंडर है तो वो है वर्धन या फिर पुष्यभूति। फिर अगला देखिए जो पल्लव डायनेस्टी थे तो इनके फाउंडर है दैट इज सिम विष्णु। फिर नेक्स्ट देखिए चालुक्य डायनेस्टी जो है तो इनके जो फाउंडर है तो वो है पुलकेशिन वन। फिर अगला देखिए जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है तो इनके जो फाउंडर थे दैट इज दंतेदुर। फिर नेक्स्ट देखिए जो स्लेव डायनेस्टी है तो इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर देखिए खिलजी डायनेस्टी है जिसके फाउंडर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और वहीं पे तुगलक डायनेस्टी है तो इसके फाउंडर थे दैट इज गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ऑल दिन इसको गयासुद्दीन तुगलक भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखना है इनको। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे जो है आपको लिस्ट में मिल जाएगा। और हमने ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो जीके टॉपिक्स है तो उसमें हमने ऑलरेडी ये इन सभी को मेंशन किया हुआ है। उसमें और भी आपको मिल जाएंगे फाउंडर के। तो उनको आप लोग याद कर लेना, पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए लाइटनिंग और जो थंडरिंग जो होते हैं तो ये सारे जितने भी वेदर रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं तो ये जो लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, तो उनके कौन सा मतलब कि जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर है उनका फीचर्स है। तो आपको मैंने बताया था जो इन्वायरमेंट का क्लास में कि जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर जो होते हैं तो वो जो है वेरियस लेयर्स में डिवीजन किया गया है इनका, जिसमें कि आपका ट्रोपोस्फेयर है, इसके बाद आपका जैसे मेजोस्फेयर है, आयोनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर, तो इन सभी में डिवीजन किया गया हुआ है। तो उसमें आपका जो सबसे जो लोएस्ट लेयर आपका रहता है, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे आपका दिया हुआ है जितने भी लेयर आपके रहते हैं, तो सबसे जो जो नीचे से अगर आप देखते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर आप जाते हैं तो जो सबसे फर्स्ट लेयर रहता है तो वो आपका दैट इज ट्रोपोस्फेयर है। तो यहाँ पे जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन, उसके अलावा जो थंडरिंग स्टॉर्म का जो रहती है, तो सारे चीज जो होते हैं तो ये आपके ट्रोपोस्फेयर में ही रहती है, यही इसी लेयर में होते हैं फिनोमिना। और उसके साथ में जो सेकेंड लेयर आपका है दैट इज है स्ट्रेटोस्फेयर है। तो यहाँ पे ओजोन लेयर है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद अगला जो लेयर आपका है दैट इज मेजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर, उसके बाद फिर एक्सोस्फेयर है। तो इन सभी को आप लोग जो है इसी क्रम में आप लोग याद रखना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि लाइटनिंग और थंडिंग जो होती है आपका, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ट्रोपोस्फेयर का, जो कि आपका ये सबसे जो लोएस्ट लेयर है अर्थ सरफेस से यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन वन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ दिस वोल्केनोस इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो इनमें से कौन सा वोल्केनो जो है जिनको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका दैट इज स्ट्रोम्बोली। तो देखिए जो स्ट्रोम्बोली जो है आपका एक वोल्केनो है तो इसको बोला था लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। अब इसको देखिए इनको इसलिए बोला जाता है यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है मोस्ट एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे लाई करती है वर्ल्ड के। और साथ में इनका फेमस जो रहती है यहाँ पे कि जो है रेगुलर यहाँ पे एक्सप्लोजन ये होते रहते हैं, और साथ साथ में जो है यहाँ से जो लावा रहते हैं तो वो बाहर निकलते ही रहते हैं जो कि ग्लो करते हैं। तो इसी कारण से जो है इनको बोला था लाइट हाउस द मेडिटेरेनियन, क्योंकि यहाँ पे लाइट जैसे आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ चमक रहा है क्योंकि यहाँ से लावा निकलते ही रहते हैं। तो इन्हीं सभी एक्टिविटी के चलते इनको बोला था लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। और ये जो एक्टिविटी होता है यानी कि जो लावा जो निकलना रहता है यहाँ पे कंटिन्यूअसली, तो ये प्रीवियस जो है एटलीस्ट 2000 साल से ये लगातार यहाँ पे हो रही है और ये एक्टिविटी अभी प्रेजेंट में होते ही रहती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो है आपका ये सीरीज चलता रहेगा एग्जाम तक। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स को में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और साथ में जो है हमने ऑलरेडी आपको स्टैटिक जीके के ऑलरेडी हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट जितने भी जीके के टॉपिक्स होते हैं सभी आपको मिल जाएंगे। और साथ में
करंट अफेयर का इंग्लिश का भी नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।